आज पुणे में हैं हम। ये है हमारा आज का खास डेस्टिनेशन और इस शहर में हम लेकर आए हैं एक खास शो। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्रा और इस शो में पुणे वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। पैसे और पैसों से पैसे कैसे कमाए जाएं, इसके लिए हम आज ये इन्वेस्टमेंट मित्रा का खास शो आपके लिए लेकर आए हैं पुणे में। और इस खास शो में मेरे साथ 3 बड़े मेहमान जुड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सिस डायरेक्ट के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठुकराल साहब, आपका स्वागत है। एक्सिस डायरेक्ट में हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और उनको इक्विटी एज एन एसेट क्लास के बारे में बताएं। बट एक्सिस डायरेक्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमने 2011 में शुरू किया था और अब 7 साल हो गए हैं। जनवरी 2011 में शुरू किया था और अभी हम जनवरी 2018 में हैं। 7 साल में पिछले 4 साल से हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इक्विटी ब्रोकिंग हाउस है। हम सबसे ज़्यादा अकाउंट इंडस्ट्री में खोलते हैं हर महीने, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और हमारे यहाँ 17 लाख से ज़्यादा कस्टमर अब हो गए हैं। तो एक्सिस डायरेक्ट में ऐसा क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा अकाउंट मिलते हैं और लोगों का रुझान हमारी तरफ है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम एक्सिस डायरेक्ट को बहुत सिंपल रखें, इसीलिए हमारा थीम भी है कि एक्सिस डायरेक्ट सिंपल है। जब आप एक्सिस डायरेक्ट का पोर्टल यूज़ करते हैं या एक्सिस डायरेक्ट का मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं या जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो इतने सिंपल तरीके से दिए जाती है, इतने इनोवेशन हम लोग करते हैं इसमें। जैसे हम आपको ईमेल भेजते हैं, तो अगर आप दोपहर को ईमेल खोलते हैं और सुबह हमने कुछ स्टॉक आइडिया दिया तो आपको लाइव स्टॉक्स दिखते हैं। तो ये बाकी कोई इंडस्ट्री में नहीं करता है और इस चीज़ के लिए हमें बहुत सारे इनोवेशन अवार्ड भी मिले हैं। बट सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी ब्रोकिंग हाउस के लिए कि उसका रिसर्च बहुत अच्छा हो। बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज कम लेना चाहिए, तो हम ऐसा भी करते हैं। हमारा ऑप्शन ब्रोकरेज, अभी हम 0 ब्रोकरेज भी देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान ब्रोकरेज में पैसा बचा के रिच नहीं बना है आज तक। सिर्फ अच्छे आइडियाज़ और अच्छे रिकमेंडेशन से ही आदमी वेल्थ क्रिएट करता है। 80% से ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं वो टारगेट डेट से पहले अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं और ऐसा पिछले 2-3 साल से हो रहा है और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये रिकॉर्ड है, ये चेक किया जा सकता है। तो इसकी वजह से लोग एक अच्छे ब्रोकिंग हाउस के पास आना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हमारा रिसर्च टीम अच्छा होगा, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च है चाहे वो टेक्निकल रिसर्च है, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल ऐप है वो इतना पॉपुलर है कि हमारा जो 40% बिजनेस है वो मोबाइल ऐप से रूट होता है। ये भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है और हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है आज की डेट में, तो ये सवाल बहुत बेमानी है। पहले लोग पूछते थे कि क्या हम इंडिया में इन्वेस्ट करें। अब तो जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस तरह के रिफॉर्म हमारे देश में हो रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, आपने देखा है, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से शुरू हुआ हो, चाहे वो आधार हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो जीएसटी हो, बैंकिंग जो अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इन सब का फ़ायदा भी हमें मिला है। जैसे हमारी रैंकिंग इस साल बहुत इम्प्रूव हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हमने 30 अंकों का उछाल लिया। तो रेटिंग एजेंसीज भी हमसे खुश हैं और एफआईआई उसी हिसाब से ज़्यादा पैसा डालेंगे। इंडिया में धीरे धीरे ये लोगों को समझ आ रहा है कि इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अभी भी सिर्फ 4 या 5% लोग ही इंडिया में इक्विटी में पैसा डालते हैं। क्यों? हम अभी भी फिजिकल एसेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों अभी तक हम गोल्ड से बहुत प्यार करते हैं, जबकि गोल्ड जो है वो कोई रिटर्न नहीं देता। इट्स नॉट एन एप्रिशिएटिंग एसेट। मैं योगा फिलॉसफी में बहुत यकीन रखता हूँ और इसका जवाब मुझे कहीं ना कहीं योगा फिलॉसफी में मिलता है, जहाँ पे चित्त के बारे में बात की गई है, जहाँ पे माइंड के बारे में बात की गई है। तो आप लोगों को समझना है कि आपका माइंड कैसा है, बिकॉज बहुत कम लोग इक्विटी में पैसा बना पाते हैं। तो क्या आपका माइंड ऐसा है कि आप इक्विटी में पैसा बना पाएंगे? क्या आप खरीद पाएंगे जब सब लोग बेच रहे हैं अच्छे स्टॉक्स? तो आप पहले तो अपने आप माइंड को समझिए। तो योगा फिलॉसफी में पतंजलि ने योग सूत्रा में लिखा है कि 5 तरह के माइंड होते हैं, 5 तरह के चित्त होते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस चित्त के व्यक्ति हैं। तो पहला होता है डिस्टर्ब्ड माइंड, शिफ्ट बोलते हैं इसको। इस माइंड में क्या होता है कि आप
रेस्टलेस रहेंगे, आप कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे। किसी ने कुछ बोला कि ये स्टॉक ले लो, आपने ले लिया, तो आप कम से कम एक किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और इस शिफ्ट माइंड से बाहर आइए। दूसरा है डल माइंड, मूड बोलते हैं इसको। ये भी बहुत खराब है, ये बिल्कुल लेजी है, ये कुछ नहीं करता। आपका पैसा पड़ा है बैंक में, एफडी मैच्योर हो गई है, कोई बात नहीं, इसका मतलब आपका पैसा और पैसा नहीं बना रहा, आप ही अपनी मेहनत करते जा रहे हैं। कम से कम थोड़ा अपने दिमाग को चलाइए और इस लेजीनेस से बाहर आइए। अगर आप ऐसे हैं तो आपको समझना है कि मैं इस स्टेज में हूं। नेक्स्ट है विक्षिप्त। ये ओकेशनली स्टेडी होता है बट मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड होता है। ज्यादातर हम लोग इस पार्ट में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहां से बाहर आए, क्योंकि ये बीच बीच में तो स्टेडी होता है। फाइनली इसके बाद जो चौथा है, ये वन पॉइंटेड है, ये ज्यादातर स्टेडी रहता है। तो यहां पे आपके गोल बने हुए होते हैं। अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपके सारे गोल बने हुए हैं। अगर यहां पहुंच गए तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और फाइनली है मास्टर्ड माइंड, मतलब इसको तो सब कुछ पता है, ये तो निवेश करके अच्छे शेयरों में और बैठा है और ओवर ए पीरियड ऑफ वेल्थ क्रिएट किया है। ये तो एकदम लास्ट लेवल है। अगर हम में से कोई यहां पहुंच पाए तो बहुत खुशी की बात है, बट एटलीस्ट हम पॉइंटेड लेवल पे, जो एकाग्र स्थिति में, तो हमको जाना चाहिए। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी यही है, स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू। अभी इस वक्त अगर पुणे के लोगों को और नया पैसा लगाना है बाजार में, तो वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, वो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर पैसा लगाना चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं सुनील शाह, हेड ऑफ रिसर्च, एक्सिस डायरेक्ट। कोई भी सिटी में अगर आप चले जाइए, पूना हो, अहमदाबाद हो, कोई भी सिटी, और अगर हम खुद कंपेयर करें कि 10 साल पहले वो सिटी का ट्रैफिक लेवल कितना था और आज कितना ट्रैफिक लेवल है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है। और उससे एक क्लियर कट एनालिसिस ये होता है कि जो नंबर ऑफ कार्स इंडिया में बिक रही है वो बढ़ ही रही है, बिकॉज जैसे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बढ़ती जाएगी, कार कंजम्पशन इन आवर कंट्री विल इंक्रीज। सो एक एकदम लॉजिकल सिंपल कंक्लूजन है कि कार कंजम्पशन हियर इज गोइंग टू गो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम कंपेयर करें इंडियाज कार कंजम्पशन किसी और कंट्री से, सो वी आर स्टिल एट 28 कार्स पर 1000। सो ये एक थीम के हिसाब से अगर ये जो 28 है वो बढ़ने ही वाला है। सो अगर हम उसमें से कोई आइडियाज ढूंढे, कोई स्ट्रक्चरली कोई कंपनीज आइडेंटिफाई करे, तो पैसा बनना एक लॉजिकल कंक्लूजन हो जाएगा। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़े से एनालिसिस की भी शायद जरूरत ना पड़े। सेकेंड अगेन इज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। द प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक का, उसका सोल्यूशन है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। सो राइट नाउ बॉम्बे में बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और वो जो कंपनीज है जो मेट्रो के लिए काम कर रही है, उसके स्टॉक्स और उसकी रेवेन्यू ग्रोथ इज एब्सोल्युटली अश्योर्ड। अब मैं बुलाना चाहता हूं वागले साहब को। एक बात समझिए, जितने आप टाइम फ्रेम कम करेंगे उतनी आपकी रिस्क बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग में रिस्क है। आपके पास अगर ट्रेनिंग है, आपके पास नॉलेज है, तो पैसा सब जगह बनना है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का जो ये है, वो अगर आप हेड पेन लेते हो तो सेफेस्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ जिसको हम कहते हैं वो बनेगा। डे ट्रेडिंग आपको एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देगा, थ्रिल देगा। सो एक्साइटमेंट एंड थ्रिल एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, दैट यू हैव टू डिसाइड। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टमेंट मित्रा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम हैं आज पुणे में और अब लेते हैं पुणे के दर्शकों के सवाल, और हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जवाब देने के लिए, अरुण ठुकराल, सुनील शाह और संदीप वागले। चलिए लेते हैं पहला सवाल। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि क्वालिटी के रिलेटेड उन्होंने बोला था कि क्वालिटी देख के स्टॉक परचेस करना चाहिए, तो फंडामेंटल में एग्जैक्टली क्वालिटी पे कौन से नॉर्म्स थंब रूल में कंसिडर करते हैं? ठुकराल साहब बताइए। तो फंडामेंटल में बेसिकली आपको 4-5 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी देखनी है। सबसे पहले तो कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कि कई सारी कंपनीज होती हैं और सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है, बट मैनेजमेंट में अगर फ़र्क है, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो आपको बहुत दुख दे सकता है आगे जाके। फिर कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है,
उस प्रोडक्ट में एंट्री बैरियर है या नहीं, कोई और कंपीटिंग कंपनी आसानी से वहाँ आ सकती है या नहीं, वो देखना है। और उस कंपनी के पास क्या कोई ऐसा इकोनॉमिक मोड, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक या टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है जो आसानी से कॉपी नहीं की जा सकती। जैसे किसी ज़माने में जब इन्फोसिस 94 में आया था तो उनके पास एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी थी और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको वो फ़ायदा मिला, तो वो आपको देखना है। और फाइनली आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है, उसके जो भी नंबर्स आ रहे हैं, वो क्वार्टरली नंबर किस तरह से आ रहे हैं, उसका बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, तो ये सब आपको देखते रहना है। ये सब चीज़ें देख के, और जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी हर प्राइस पे नहीं खरीद सकते। एक गुड कंपनी एट ए गुड प्राइस बोलते हैं, वो आपको लेना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। बाकी अगर आप फाइनेंशियल समझते हैं तो फिर आप सारे रेशियोज वगैरह चेक करेंगे, उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट के पास जाके पूछना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब स्टॉप लॉस की बात करते हो तो वो इंट्राडे लेवल होता है या क्लोजिंग लेवल बेसिस पे होता है? बागले साहब, अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा। अब आप क्लोजिंग लेवल पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डील आपको बहुत पीछे ले जाएगी। लेकिन आपने क्वांटिटी कम ले रखी है, 500 शेयर लिए और 5000 फ्यूचर्स में लिए, उसमें बहुत फर्क है। तो फिर क्लोजिंग लेवल पे लेना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि इंट्राडे में वाइल्ड मूवमेंट्स होते हैं, वो ट्रिगर करके फिर वापस आ जाते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ अभी। तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी नए फंड्स इन्फ्यूज़ कर रही गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से अभी इनके परफॉर्मेंस में फ़र्क होगा क्या? प्राइवेट जो NBFCs है हाउसिंग फाइनेंस में पर्टिकुलरली, तो उसमें कुछ फ़र्क होने वाला है क्या? सुनील ये कह रहे हैं कि भाई बैंक्स के पास पैसा आएगा तो क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का बिजनेस कम होगा? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो ग्रोथ रेट आया था पिछले 3 साल में, वो अब स्लो डाउन हो रहा है। क्लियरली इसमें जो रियल एस्टेट की डिमांड है वही स्ट्रक्चरली एक स्लो पेस पे है पिछले 1-1.5-2 साल से, और आगे जाके भी नेक्स्ट 2 years तक ऐसे ही लग रहा है कि रियल एस्टेट की डिमांड स्लो है। सो इफ रियल एस्टेट डिमांड पर से इज स्लो, इन टैंडम इवन हाउसिंग रिक्वायरमेंट और हाउसिंग फाइनेंस रिक्वायरमेंट इज एट ए स्लो पेस। अब ये जो डिफरेंशिएशन है, लेकिन एक जो है अफोर्डेबल हाउसिंग, जो लो टिकट साइज होम्स है, वहाँ पे बहुत डिमांड आ रही है। तो हाउसिंग फाइनेंस में भी कंपनी स्पेसिफिक हमें देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो हाउसिंग फाइनेंस में लो टिकट साइज कर रही है। चलिए इस तरफ से लेते हैं सवाल। आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द ऑटो एंसिलरी सेक्टर दैट यू स्पोक अबाउट। उसमें जो ये इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात चल रही है कि पूरा शिफ्ट होने वाला है, तो जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है उसमें रिस्क कैसे बढ़ते? एक सिंपल फॉर्मूला बता दूं कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 50 रुपये रह जाएगा, या 100 रुपये का 1000 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टोरी चल गई और पॉपुलर हो गई, जो कि संभावनाएं दिख रही है गवर्नमेंट का जिस तरह से फोकस है, तो कई सारे स्टॉक्स है जो यहाँ से 10-10 गुना हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कारोबार करते हैं, कोई उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाते हैं, OEMs बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो वो रिस्क आपको लेके चलनी है। और अगर किसी वजह से नहीं चली, ये इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको मान के चलना है कि आपका स्टॉक आधा भी रह सकता है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड आप मान कर चलें, उतना ही पैसा फिर लगाएं, और एक स्टॉक में न लगाएं, 4 से 5 स्टॉक आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए वो स्टॉक्स ले लें। मैं अभी शेयर मार्केट में नया हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं आगे इसे फुल टाइम एज ए करियर चूज कर सकता हूँ क्या? एक तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आप अपनी तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में तो 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो आपने प्रोफेशन अगर सोचा है तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपका इंटरेस्ट है तो और भी अच्छा है, बिकॉज आप कंपनीज़ के बारे में जानेंगे, कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और नया नया तरीके से उसमें भी टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है। तो आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकल अच्छा लगता है कि चार्ट देखना है, या आपको कंपनी की रिपोर्ट्स देखनी है, फंडामेंटल वो सब देखना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानिए, इकोनॉमी के बारे में जानिए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, और आजकल गूगल और इंटरनेट और CNBC ऐसे बहुत सारे आपके पास साधन हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो विजुअल बोलते हैं आपको दिखने में वो आसान होता है, थोड़ा कभी सुन के समझना ज़्यादा आसान होता है। तो आजकल वीडियोस हैं, और कोई अच्छा कोर्स करिए। आजकल एक्सचेंज भी कोर्स कराते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के वेबिनार हम करते हैं।
तो एक बार आप मन बना लिया है तो उसकी तरफ आप बढ़िए, और जो आपको अगर दिक्कत आए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर चुनने के लिए क्या बारीकियां देखनी चाहिए? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक क्वालिफिकेशन है। अगर आप FPSB इंडिया की साइट पे जाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मिलेंगे, पुणे में भी बहुत हैं, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल है, एज अ वुमन गोल्ड लवर, हमें गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और उससे गोल्ड खरीदे, किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? मेरे ख्याल से वो गोल्ड का जो रिटर्न है पिछले 3 साल में तो 2 या 3% ही है। अगर इक्विटी का रिटर्न देखें, अगर 1980 से देखें तो 16%, 17% है। अगर 2000 से भी देखें तो भी 13% है। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। आपको कुछ इंटरेस्ट सिर्फ तब मिलेगा अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा। तो 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर आप चाहती हैं तो आप गोल्ड में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें द इन्वेस्टर और दिस शुड बी कॉशन टू कि जिसमें कुछ डाउनसाइड ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है फार्मा बॉटम आउट हो चुका है। इंफ्रा मुझे लगता है कि देयर कैन बी अ बिग, और मैं जो बोल रहा हूँ ये 12 से 15 से 18 महीने का है, 1-2 महीने का व्यू नहीं है। इंफ्रा कैन बी वन थिंग। IT में आई एम नॉट सो पॉजिटिव। 10-15% से ऊपर ऐसे 40-50% वाली कोई थीम लगती नहीं है, तो IT कुड बी दैट वन प्ले। मैं बैंकिंग पे निगेटिव नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं वो मोमेंटम मिसिंग है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के मर्जिंग के बारे में, सो इन्वेस्टर उसके बारे में उसको किस नज़रिए से देखे और किन चीज़ों का ध्यान रखे? बेसिकली सेबी क्या कर रही है? बेसिकली सेबी ये करी कि आपने 50 स्कीम बना दी, समझ में नहीं आता कौन सा मिड कैप है, कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है, कौन सा सेक्टोरल फंड है, सब अपने अपने नाम बदल के वही वाली चीज़ें, और आप देखेंगे तो टॉप 10 होल्डिंग में वही वाले स्टॉक्स निकल कर आते हैं लगभग सारे। तो एक बार जब रिक्लासिफिकेशन हो जाए तब आप अपना पोर्टफोलियो देख लें कि आपके पास कितने फंड्स हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी वाले हैं, कितने स्मॉल वाले हैं, कितने मिड कैप वाले हैं, और फिर उसके हिसाब से आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक कर लें, आपको कितने % आपका पैसा लार्ज कैप में चाहिए, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। तो एक बार ये रिक्लासिफिकेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे सैलरी पर्सन को अभी टैक्स सेविंग के लिए काफ़ी HR के तरफ से मेल वगैरह आते हैं, तो म्यूचुअल फंड में ELS चुनते वक्त कौन सा ELS के फंडामेंटल क्या देखना चाहिए? अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स हैं। एक तो म्यूचुअल फंड का पेडिग्री आप देख लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड का क्या स्टैंडिंग है। उसके बाद उसका फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा पता कर लीजिए। आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे आप वैल्यू रिसर्च पे जाइए, मनी कंट्रोल पे जाइए, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। उसका पोर्टफोलियो देख लीजिए और उसका रिटर्न देख लीजिए। लेकिन रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता है, रिटर्न और रिस्क दोनों जाते हैं। तो आजकल वो भी पता लग जाता है कि ये लो रिस्क या जो इसके स्टॉक है वो लो बीटा स्टॉक है, और आपका तो मिनिमम 3 साल का लॉक इन उसमें रहने ही वाला है, तो वो तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम तो वैसे भी बोलते हैं कि 3 से 5 साल का अगर व्यू है आपका, तो आपको इक्विटी में डालना चाहिए। तो कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड, अच्छा फंड मैनेजर देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर पे है, तो आपने जितनी थीम्स बताई, क्या एग्रीकल्चर थीम प्ले करेगा, और उसमें क्या फर्टिलाइजर्स कंपनीज है जो जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? In agriculture, it is the farmer who is there, and there are so many unlisted small size companies catering to the requirement of those agriculture, the farmers. So it is both of them are at small level, तो competition बहुत aggressive होता है, and companies cannot make sustainable benefit for a long period of time. जहाँ तक fertilizers का सवाल है, majority of pricing of fertilizer is still controlled by government. So it is urea which is the big fertilizer, and the price of that is controlled by the government. बाकी के जो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स है वो डीरेगुलेट हो गए, तो उनकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि सामने फार्मर उसे कंज्यूम ही नहीं करता है। मेरा सवाल है कि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, दे गिव्स बेटर रिटर्न, तो मैं सारा मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में लगाऊं या डाइवर्सिफाई लगाऊं? अगर डाइवर्सिफाई करता तो मेरा एवरेज घट जाता है। ये साल अच्छा रहा है स्मॉल कैप्स के लिए, और आपको 70-80% रिटर्न तक मिला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल स्मॉल कैप ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इंडेक्स है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मलाइज होता है। तो कभी जो पैसा स्मॉल कैप में ज़्यादा चला गया है, उसका पी बहुत बढ़ गया है, ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है, तो लार्ज कैप लोगों को अच्छा लगना शुरू कर देता है, तो फिर आप लार्ज कैप की तरफ आते हैं। तो आप एक डाइवर्सिफाई रखिए, और अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और आपको कंपनी का पहचान है और उस स्पेसिफिक कंपनी के नंबर्स आप देखते हैं, उसका प्रोडक्ट देखते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक इंसान के लिए हम बोलते हैं कि एक डाइवर्सिफाई होना ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा करके लार्ज कैप रखिए, ताकि अब जो साल है, जैसे 2018 है,
उसमें रिस्क थोड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि 80% के बाद अभी वापस 80% मिलेगा वो पता नहीं। तो थोड़ा बैलेंस करके चलिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलिए, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत कुछ रहेंगे। तो आपने देखा किस तरह से पुणे के दर्शकों ने आज CNBC आवाज और एक्सिस डायरेक्ट के इन्वेस्टमेंट मित्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफ़ी बातें हुई, काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड न सिर्फ पुणे के दर्शकों को बल्कि पूरे देश भर के दर्शकों को CNBC आवाज़ पर बहुत पसंद आया होगा। और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अरुण ठुकराल साहब को और सुनील शाह साहब और संदीप वागले साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारे पुणे के दर्शकों की मदद करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट मित्रा के इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर कुछ नए दर्शकों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।